हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 17 तक के प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 18 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ है उसमें किसी न किसी रूप में परिवर्तन लाते हैं, गतिक परिवर्तन लाते हैं। यानी कि उसकी गति में परिवर्तन होता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन कैसे होगा? गति के माध्यम से ही होगा। तो उसमें निम्नलिखित में से कौन से जिम्मेदार हैं वह हमें यहाँ पर देखना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित हमने एक अलग वीडियो में पूरी चर्चा कर रखी है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होता क्या है और कैसे काम करता है। आपके सारे डाउट विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या करता है? जो इसका दृश्य प्रकाश होता है या फिर जो अवरक्त भाग होता है या फिर जो इसका इंफ्रारेड वाला स्पेक्ट्रम वाला भाग होता है, इंफ्रारेड, वह क्या करता है? इंफ्रारेड होता है वह तापमान को बढ़ाता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा या पृथ्वी पर तापमान किसके कारण है? इंफ्रारेड के कारण है, जो अवरक्त तरंग आती है। और कौन सी अवरक्त तरंग? सूक्ष्म अवरक्त तरंग आती है और उसके बाद पृथ्वी से जो दीर्घ अवरक्त तरंग बाहर निकलती है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में योगदान देती है। तो ये तापमान बढ़ा रही है, तो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण से क्या हो रही है? जल की गति में परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर? पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन ला रहा है, नहीं ला रहा? तो बिल्कुल ला रहा है। तो ये हो जाता है करेक्ट। भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा। यह आप देख सकते हैं, गर्म झरने वगैरह होते हैं या फिर जो पूगा घाटी, मणिकर्ण घाटी वगैरह पे जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है वहाँ पर, तो ये पृथ्वी के अंदर हलचल आने में योगदान देते हैं। तो इसलिए ये भी सही हो जाता है। तीसरा जो गुरुत्वीय बल है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ही तो पूरी गति का कारण है, इसको तो कोई डाउट ही नहीं है। चौथा है प्लेट संचलन। प्लेट संचलन के कारण क्या हुआ है? हिमालय जैसे पहाड़ों का निर्माण हुआ है, यानी कि पृथ्वी की गतिक परिवर्तन आया है। एकदम करेक्ट। पांचवा है पृथ्वी का घूर्णन। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या है? कोरियोलिस बल काम करता है। और कोरियोलिस बल के कारण क्या आता है? समुद्र में जल है वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशाओं को परिवर्तित करता है। और जो पृथ्वी का परिक्रमण है, यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसके कारण क्या होता है? कभी जो पृथ्वी है वह सूर्य के करीब होती है और कभी पृथ्वी सूर्य से बहुत ही ज़्यादा दूर होती है। तो जब पृथ्वी दूर होगी तो जो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का वह कम काम करेगा और जब पास होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करेगा। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है? गतिक परिवर्तन आएंगे ज्वार भाटा वगैरह में। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पृथ्वी में गतिक परिवर्तन लाने में योगदान देते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में एक अलग वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। हालांकि डिस्कस तो इसके साथ में करना चाहता था, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? यानी कि कौन से संविधान में नहीं जोड़े गए हैं या संविधान के भाग नहीं है इन तीनों संस्थान में से। तो हम देख लेते हैं इनकी स्थापना कब कैसे हुई है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले जो योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। योजना आयोग से पहले क्या बना था? भारत के अंदर बना था राष्ट्रीय योजना समिति। इसी के आधार पर योजना आयोग बना था। राष्ट्रीय योजना समिति थी वह बनी थी 1938 में और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद ही इसी का एक रूप क्या है? योजना आयोग है। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ तथा यह पंचवर्षीय योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन 2014 में क्या किया? इसको हटाकर इसकी जगह क्या ले आए? नीति आयोग ले आए। और योजना आयोग का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो योजना आयोग कैसा है? गैर संवैधानिक
निकाय था। और इसकी जगह जो नीति आयोग लाए हैं वो भी कैसा है, गैर संवैधानिक, और साथ ही साथ सामुदायिक भी नहीं है। तीसरा है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई थी? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से। तो यह एक एक्ट का पार्ट है, यानी कि ये सामुदायिक निकाय है, सामुदायिक निकाय, न कि संवैधानिक। संवैधानिक निकाय यह नहीं है। और सामुदायिक और संवैधानिक क्या होता है? सामुदायिक निकाय वे निकाय होते हैं जो एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं, और संवैधानिक निकाय वे होते हैं जो संविधान में जोड़े गए हैं। जैसे कि जो निर्वाचन आयोग है, जो अनुच्छेद 324 जिसकी स्थापना की बात करता है, यूपीएससी हो गया, और सामुदायिक में कौन से हो गए? महिला आयोग हो गया, सीवीसी हो गया। ये कैसे हैं? सामुदायिक निकाय हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, इसके माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। कितनी? 5 क्षेत्रीय परिषदों की। कौन कौन सी? पहली क्षेत्रीय परिषद थी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, तीसरी मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद, चौथी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और 5वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। ये 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके माध्यम से की गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है, और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। गलती से भी राजस्थान का मत समझ लेना। और जो राजस्थान आता है वह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है। तो अभी जिन 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई, इसके अलावा एक और क्षेत्रीय परिषद है, वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसकी स्थापना हुई थी पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत, और यह 2024 में पूछी गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग के अंदर। तो टोटल क्षेत्रीय परिषद कितनी होगी? 6। इन सभी 6 क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? गृह मंत्री। स्टार बनाकर लिख दीजिए। और पहला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना योजना आयोग ने की थी, और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके भी सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद भी न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सामुदायिक निकाय है, यानी कि इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑल ऑफ द अबव, डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बंगाल के तिबागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो सबसे पहले जाते हैं तिबागा आंदोलन है क्या। तिबागा आंदोलन 1946 में कहां पर हुआ था? बंगाल में। 1946 में क्या था? वहां पर एक फ्लाइट कमीशन बनाया था। फ्लाइट कमीशन बनाया था बंगाल में। किस लिए? किसानों के लिए। इस फ्लाइट कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो कर है वह 1/3 कर देना चाहिए। इससे पहले जो वहां पर कर्ज था किसानों पर, वह कितना था? वह था 50%। इस कमीशन ने सिफारिश की कि जो कर है घटाकर वो कितना कर देना चाहिए? 1/3 यानी कि 33%। इस सिफारिश को मुद्दा बनाकर जो सीपीआई थी, सीपीआई की जो किसान विंग था, किसान विंग, जिसका नाम क्या था? ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा ने क्या किया? आंदोलन चलाया, तिबागा आंदोलन, यानी कि तीसरा भाग। तो यह था तिबागा मूवमेंट। कब हुआ? 1946 में। फ्लाइट कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो सीपीआई थी उसकी किसान विंग, ऑल इंडिया किसान सभा, उसने आंदोलन किया। क्या? जो
कर है उसको क्या किया जाए, 1/3 किया जाए। और यह आंदोलन 1950 तक चला था और 1950 में क्या बनाया गया था, वहां पर वर्गदारी अधिनियम, और इसके माध्यम से क्या किया गया था, जो किसानों की यह मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो अब चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहां पर क्या है, चौथा पॉइंट है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना, कैंसल। जमींदार प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कैंसल। भूमि का वास्तविक खेती होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, बिल्कुल गलत। पहला है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अब अगर आपको तिब्बत आंदोलन के बारे में पता भी नहीं होता, यानी कि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में, लेकिन आप मीनिंग पर जा सकते हैं। 3 भाग, 3 भाग, 0% नॉलेज के साथ भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/3। मीनिंग पे जाइए, सीधा आंसर निकल जाता है। हर साल मीनिंग के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे 2022 में ग्रीन वॉशिंग आया था। ऐसे ही क्वेश्चन हर साल आते हैं जिसको हम मीनिंग के आधार पर कर सकते हैं। उसमें से ये प्रश्न है, मीनिंग पर जाना चाहिए। यही हमें लैंग्वेज क्या है यूपीएससी की फाइंड आउट करनी है। अगला प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। पहले तो हम जानते हैं संसद की राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के बारे में। किन स्थितियों में संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो हमने पढ़ा होगा कि 5 स्थितियों में जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। पहला, राष्ट्रपति शासन। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर। चौथा है राज्यसभा विशेष बहुमत पास करे तब। संसद का जो सदन है राज्यसभा, अगर वो विशेष बहुमत के माध्यम से कोई पारित करे विधेयक तो बना सकती है संसद कानून। 5वां है राज्यों की सिफारिश पर, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सिफारिश करे तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है राज्यों की सिफारिश पर। इन 5 स्थितियों में जो संसद है वो राज्य सूची के विषय में राज्य की सहमति के बिना कानून बना सकती है। तो अब इन 5 विषयों का संविधान में कहां उल्लेख किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 357 में। आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 250 में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय के बारे में अगर संसद कानून बनाती है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 253 में। और राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर राज्य सूची के विषय के बारे में कोई विधेयक पास करे तो संसद कोई कानून बना सकता है, उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 249 में, 249 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और राज्यों की सिफारिश के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 252 में। यह आप 5 बातें घोट कर पी लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन स्थितियों में संसद राज्यों की परमिशन के बिना क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अभी हमने 5 स्थितियों को देखा था जहां संसद बिना राज्यों की परमिशन के राज्य सूची के विषय पर या फिर भारत के किसी या संपूर्ण भाग पर कोई भी कानून बना सकता है, यानी कि राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया या फिर संघ सूची हो गया। लेकिन यहाँ दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संधियों यानी अंतर्राष्ट्रीय विषय के मामले में संसद की पूर्णतः शक्ति है। यह बात कहाँ कही गई है? यह बात कही गई है अनुच्छेद 253 में। तो यहां पर ऑप्शन सही होता है बिना किसी राज्यों की सहमति से। अगला प्रश्न है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? पहली बात तो यहां पर आया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण से तात्पर्य है
कि लंबी अवधि के बाद किसी ज़मीन पर जहाँ पर कुछ भी नहीं उग रखा है, इस ज़मीन पर लंबे समय बाद वनस्पति का उग जाना, साधारण भाषा में यही क्या है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण है। यानी कि कोई बैरन लैंड है जहाँ पर कुछ नहीं उग रखा, वहाँ पर कुछ समय बाद हरा भरा वन दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घास स्थलों में वृक्ष किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। जो घास के मैदान है वहाँ पर वन क्यों नहीं उग पाते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि जो घास स्थल है वहाँ पर वृक्ष क्यों नहीं उग पाते या फिर वन क्यों नहीं लग पाते। तो इसका कारण है कि जो घास स्थल हैं उनकी जलवायु क्या है, घास स्थलों में एक तो वर्षा कम होती है, जो वृक्ष उगने के लिए जितनी पर्याप्त वर्षा चाहिए उतनी वर्षा वहाँ पर होती नहीं है। दूसरा क्या है, वहाँ पर बार बार आग लगती रहती है। 2013 का यह प्रश्न है, 2023 के अंदर ये सेम प्रश्न पूछा गया था, बस भाषा को चेंज करके। तो जो घास स्थल है वहाँ पर वर्षा की अपर्याप्तता और दूसरा है बार बार लगने वाली आग, इसके कारण वहाँ पर वृक्ष नहीं उग पाते। तो यहाँ पर देखिए जल की सीमाओं एवं आग के कारण, ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद हम थोड़ा ग्रासलैंड के बारे में जान लेते हैं। जो ग्रासलैंड होते हैं वो मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, और दूसरे होते हैं शीतोष्ण घास स्थल। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है यानी कि उष्णकटिबंधीय इलाका कौन सा है, जो भूमध्य रेखा है उसके पास वाला। तो ये कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों ओर होते हैं। और शीतोष्ण जलवायु कहाँ पर होती है, मध्य अक्षांशों में। तो यह कहाँ पर होते हैं, मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। और वर्षा यहाँ पर होती है 50 से 130 सेंटीमीटर के बीच पूरे वर्ष। साल भर यहाँ वर्षा नहीं पाई जाती है। और जो शीतोष्ण घास स्थल है वहाँ पर वर्षा होती है 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। और यहाँ का जो तापमान है वह पूरे वर्ष समान रहता है। क्यों, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास में है, जबकि यहाँ पर सर्दियाँ व गर्मियाँ प्रॉपर महसूस होती है। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच अंतर। अब हम देखते हैं इनका वितरण कहाँ कहाँ है। जो ग्रासलैंड है दो प्रकार के थे, एक तो था उष्णकटिबंधीय और दूसरा था शीतोष्ण। तो सबसे पहले हम जानते हैं शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है प्रेरी, जो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। दूसरे नंबर पर है पंपाज, जो कहाँ है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। तीसरा है अफ्रीका का वेल्स, साउथ अफ्रीका। चौथा है मध्य एशिया का स्टेपीज, मध्य एशिया यूरोप का। पांचवा है डाउन्स, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और सिक्स्थ है यहाँ पर न्यूजीलैंड में कैटरबरी। ये तो हो गए शीतोष्ण घास स्थल। अब देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में सबसे फेमस है कंपोज, जो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। और दूसरा है लानोस, जो कहाँ है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। और जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीकन सवाना, जो कि मध्य अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, ऑस्ट्रेलियन सवाना, आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये थे विश्व के महत्वपूर्ण घास। प्रश्न है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। जो पारितंत्र है उनकी जो उत्पादकता है, अर्थात वह दर जिस पर पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास उत्पन्न होता है, कि किसी पारितंत्र के अंदर कितना बायोमास उत्पन्न होता है और किस दर से होता है, वो क्या है, उत्पादकता है। साधारण सी बात है
कि मेरी उत्पादकता क्या है, कि मैं 1 घंटे में कितना काम कर पाता हूँ, वो मेरी उत्पादकता होगी। उसी प्रकार किसी पारितंत्र में कितना उत्पादन हो पाता है जैविक मात्रा का, बायोमास का, वह क्या उसकी उत्पादकता है साधारण शब्दों में। और जो उत्पादकता है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी उत्पादकता से तात्पर्य है कि जो उत्पादक हैं, यानी कि जो भोजन अपना खुद बनाते हैं, स्वपोषी है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, समुद्र में प्लैंकटन हो गए, वे क्या हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, या फिर इनको स्वपोषी कह सकते हैं। इन स्वपोषियों द्वारा कितनी उत्पादकता उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता। और इन स्वपोषकों पर जो निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या परपोषी जिन्हें बोलते हैं, उनके द्वारा कितनी ऊर्जा संचित की गई है, उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादक, उसे बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता या फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तो होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें एक और शब्द आता है सकल उत्पादकता और निवल उत्पादकता। आपने पढ़ा होगा सकल जीडीपी और निवल जीडीपी, ग्रॉस और नेट और ग्रॉस। तो हम क्या करते हैं, जब ग्रॉस जीडीपी देखते हैं तो उसमें जो मूल्यह्रास वगैरह होता है उसको भी साथ में जोड़ते हैं, यानी कि जो सकल उत्पादकता है उसमें जो ऊर्जा का क्षय होता है उसको भी साथ में काउंट किया जाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो कुछ श्वसन करते हैं या फिर ऊष्मा के माध्यम से उनसे ऊष्मा ऊर्जा वो रिलीज हो जाती है, उसको भी सकल उत्पादकता में जोड़ा जाता है। जबकि जो निवल उत्पादकता है उसके अंदर जो खुद के द्वारा जो ऊर्जा खर्च होती है या फिर जो तापमान के कारण जो ऊष्मा रिलीज हो जाती है उसको ऐड नहीं किया जाता, यानी कि जो जितनी टोटल ऊर्जा उनके पास पड़ी है उसको ही ऐड किया जाता है। जैसे कि जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट में मूल्यह्रास घटाया जाता है। तो ये तो हो गया उत्पादकता के बारे में। अब हमें यहाँ जानना है उत्पादकता का क्रम क्या है। जो सबसे अधिक उत्पादकता होती है वो कहाँ होती है, जहाँ पर मुहाना बनता है, अर्थात जहाँ पर नदी है वो समुद्र में मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। मुहाना में जो मुहाना पारितंत्र होता है उसमें सर्वाधिक उत्पादकता होती है, मुहाना में सर्वाधिक उत्पादकता। उसके बाद कहाँ होती है, मैग्रोव में। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में होती है। उसके बाद शीतोष्ण वन आते हैं। उसके बाद आते हैं टैगा। उसके बाद सवाना ग्रासलैंड। इसके बाद आती है कृषि भूमि। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण घास स्थल। इसके बाद आती है नदियां और झीलें। इसके बाद आते हैं टुंड्रा और उसके बाद आता है समुद्र और सबसे अंत में आता है मरुस्थल। तो प्रश्न में क्या था, मैग्रोव, घास स्थल, झीलें और समुद्र, यानी कि 1, 2, 3 और 4। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4, मैग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। आप इसको अपने नोट्स में यही लिख दीजिए और गोद डालिए। हमारा अंतिम प्रश्न है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा तो हम इंग्लिश वाले पार्ट पे चल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्ट्योर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सोइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। मेरे को यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा, तो जब मैंने ये प्रश्न किया था मेरे से ये गलत हुआ था, मुझे तो इस परिरेखा बंधन का मतलब ही पता नहीं था। अब हम जान लेते हैं, जो सम्मुच जुताई होती है या फिर जो सीढ़ीदार खेती होती है उसे ही क्या बोलते हैं, परिरेखा बंधन। अब तो आप समझ गए होंगे परिरेखा बंधन का अर्थ क्या होता है। इधर आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, जो ये सीढ़ीदार खेती होती है इसे ही क्या बोलते हैं, परिरेखा बंधन, सम्मुच जुताई या फिर सीढ़ीदार खेती या फिर कॉन्ट्योर बंडिंग। और ये जो सीढ़ीदार खेती है ये किसके लिए होती है, ये पहाड़ों पर जो तेज गति से ढलान के कारण पानी नीचे उतरता है उसकी गति को कम करने के लिए, जिसके कारण क्या हो, मृदा अपरदन कम हो। अब ये इसका
उपयोग है, यहाँ पर ये उपयोग की जाती है। अब देखते हैं ये कहीं ऑप्शन में है या नहीं है। तो पहला है प्रबल पवन क्रिया की अधीन मरु उपांत, गलत। नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदान, बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, नदी बांध बनाए जाते हैं ताकि नदी का पानी है वो बाहर न जाए और मृदा अपरदन ना करे। अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, इसका मतलब है जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनको फैलने से रोकने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यही ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, तो आंसर हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप समझ गए समोच्च या सीढ़ीदार खेती क्या है और इसका यूज कहाँ होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।